आज हम करेंगे पाठ स्मृति। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक है श्री राम शर्मा जी। श्री राम शर्मा जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार जल्दी से मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए। दरअसल लेखक अपने बचपन के बारे में बताता हुआ, या यूं कहें कि अपने बचपन की स्मृति को याद करता हुआ, स्मृति मतलब यादें, यादों को याद करता हुआ कुछ बातें बता रहा है। कुछ बातें नहीं, बस एक पर्टिकुलर घटना है जिसके बारे में ये पूरा पाठ है। वो घटना क्या है? दरअसल जब लेखक छोटी उम्र के थे तो वे अपने बड़े भाई से बहुत घबराया करते थे, डरते थे। और जो बड़े भाई ने एक काम दिया अपने छोटे भाई यानी श्री राम शर्मा को कि ये 3 चिट्ठियां हैं, इन 3 चिट्ठियों को लेटर बॉक्स में डालाओ। एक पर्टिकुलर जगह थी, वहां पर जाकर लेटर बॉक्स में उन्हें डालना था। लेखक उन 3 चिट्ठियों को अपनी टोपी में डालकर ले गया। टोपी में डालकर, क्योंकि उस टाइम उनके कुर्ते में या कपड़ों में जेब तो थी नहीं, तो टोपी में रख ली। जब वो उन चिट्ठियों को डालने रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में एक कुआं आता है। उस कुएं में वो चिट्ठियां गिर जाती हैं। किस कारण, कैसे गिरी, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। लेकिन वो गिर गई। अब वो गिर तो गई, कुआं सूखा हुआ था, कोई पानी नहीं था उसमें, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि उस कुएं में सांप था। अब उन चिट्ठियों को डालना भी जरूरी था और दूसरी तरफ उन सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को उठाया कैसे जाए, ये भी सोचना था। तो ये सारी जो गतिविधि हो रही थी, इसके बाद की क्या कहानी है, कैसे वो निकाल पाते हैं या निकालते हैं या नहीं निकालते, सांप उन्हें डसता है या नहीं डसता, ये सारी बातें अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बताता चलूंगा, पहले जितना पढ़ा है उतना समझ लेते हैं। पहले पैराग्राफ के बारे में बता देता हूं। पहले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि सर्दी के दिन थे। उस समय लेखक कहीं बाहर थे, बाहर खेल रहे थे या कुछ कर रहे थे गतिविधि। उस दौरान कुछ लोग या कुछ आदमी उसको बुलाने आए कि तुम्हारे बड़े भाई बुला रहे हैं। लेखक बड़ा डर गया, क्योंकि वो पहले से ही अपने बड़े भाई से डरते थे कि वो अब ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन सा ऐसा कुकर्म कर दिया मैंने फिर से, जो अब फिर से डांट पड़ेगी या फिर से मार पड़ेगी। इस तरह की बातें वो सोचते हुए जा रहे थे। जाकर देखते हैं तो वहां पर माहौल कुछ और ही होता है। मतलब वो डांटने वाले नहीं है, ये वो समझ जाते हैं। वो कोई एक काम कहते हैं। वो काम क्या था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यही बात अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। सन 1908 ईस्वी की बात है, मतलब बहुत साल पहले की बात बता रहे हैं। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा, यानी ये लगभग ये दिन रहे होंगे। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, मतलब चिल्ला माने कड़ी सर्दी पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, मतलब बूंदाबांदी हो गई तो इसलिए और ज्यादा ठंड हो गई। इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर, झरबेरी एक झाड़ी है, एक पौधा है या एक पेड़ सा कह लो, मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ ही छोटा भाई भी था, मतलब लेखक अपने छोटे भाई के साथ वहां था, वो अपने छोटे भाई के साथ घर वापस चले गए। मतलब वो उसके 3 भाई मान लो, तो एक बड़ा भाई जिसने बुलाया है, 2 भाई जो बाहर थे उनको बुलाया है बड़े भाई ने। देखो, साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसीलिए सहमा हुआ चला जाता था। सहमा हुआ यानी घबराया हुआ मैं चल रहा था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा, मतलब अब पता नहीं मैंने कौन सा कसूर कर दिया। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में तो पेशी न हो, मतलब मैं बेर खा रहा हूं, कहीं इस बात पर कहीं डांट तो नहीं पड़ जाएगी, ये बात वो सोच रहे थे। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ, मतलब वो समझ गए थे लेखक कि मेरी पिटाई नहीं होगी। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ, तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं, ये बड़ी जरूरी है। मतलब ये था कि भाई साहब ने, यानी लेखक के बड़े भाई ने 3 चिट्ठियां दी और उन 3 चिट्ठियों को डाकघर में पहुंचाना था। वो तेजी से इसीलिए भी कह रहे थे क्योंकि अभी शाम के समय वो सारी चिट्ठियां निकालकर डाकिया ले जाते हैं और जहां पर भी उनको पोस्ट करना होता है या जहां पर भेजनी होती है, जिसके माध्यम से भी वो भेज देते हैं। तो वो जो चिट्ठियां निकल जाएंगी तो फिर उसके बाद जितनी भी चिट्ठियां डलेंगी वो अब अगले दिन निकलेंगी। इसीलिए बड़े भाई ने ये कहा कि तुम तेजी से जाना, उसको जल्दी से डाल देना, ताकि वो शाम की चिट्ठियों में वो निकल जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चिट्ठियां हैं। तो ये बात लिखी हुई थी। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि वो चिट्ठियों को डालने के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन मां ने कुछ चने दे दिए ताकि रास्ते में अगर भूख लगे तो तुम चने खा लेना। इस तरह से वो अब
ठंड में निकल पड़े हैं। अब होता क्या है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले जितना समझा वो पढ़ लेते हैं। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कप कप लग रही थी, यानी कप कपी हो रही थी, कांप रहा था मैं। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, मतलब मज्जा मतलब एक हड्डियों का एक अंदर का हिस्सा है, तो वो हड्डियों तक भी ठंड लग रही थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा, कानों पर भी धोती बांध ली थी, मतलब कानों को भी ढक लिया था। माँ ने भुंजाने भुंजाने मतलब भुनवाने हुए जो चने थे, भुनवाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। डंडा एक लिया और घर से निकल पड़े। अब उस डंडे की भी एक कहानी है। डंडा ऐसा था उसके पास, उस डंडे से उसने कई सांप को मारा है या कई सांपों को खदेड़ा है, ये बात आगे लिखी हुई है। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से भी नहीं होगा। मतलब किसी को आज की उम्र में गन या बंदूक से भी क्या मोह हो, जितना मुझे उस डंडे से था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे, मतलब झुरे मतलब होते झड़ना। तो मैंने इस डंडे से कई आमों को झाड़ा है या आम खाए हैं। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था, मुझे अच्छा लगता था। प्रसन्न वदन यानी खुश होकर हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया। क्यों? क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी, इसीलिए उसने टोपी में रख लिया। उसने एक टोपी पहन रखी थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। वो सांप काफी टाइम से था, वो हर रोज देखते भी थे। कुआं वैसे खाली था, पानी नहीं था, तो उसमें एक सांप पता नहीं कैसे गिर गया, तो वो हर रोज आते जाते उस सांप को देखते थे और पत्थर फेंक के मारते थे। ये उनका हर रोज का काम था। लेकिन लेखक की आदत ये थी कि वो पत्थर तो फेंकता ही था, टोपी को उठाकर पत्थर फेंकता था। ये उसका एक तरीका था। अब आज उसकी टोपी में 3 चिट्ठियां हैं जो बहुत जरूरी हैं। अब उसने ऐसा ही किया। क्या किया? पत्थर उठाया, सांप को मारा और टोपी को हटाया। मतलब वो ये सारी क्रिया एक साथ हुई, तो वो जो टोपी उठाते ही वो जो 3 चिट्ठियां थी जो को ध्यान भी नहीं थी, वो तीनों चिट्ठियां गिरकर चली गई कुएं में। अब क्या करें? अब क्या हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, अब यहां तक देख लिया है। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग उस कुएं के पास आ गए। 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। बच्चों, सांप तो पड़ा हुआ था, ये तो बात आपको अभी पता लगी, लेकिन लेखक का नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। क्या हुआ कि काला सांप पड़ा हुआ था, कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी न था, उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। मतलब मैं 2 महीने से जानता हूं कि ये सांप यहां पर पड़ा हुआ है, यानी इस कुएं में। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरे वानर टोली थी। वानर टोली मतलब शरारत करते ही रहना। एक दिन हम लॉ स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने यानी उचक कर देखने की सूझी। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ठेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है, ये जानने के लिए एक ठेला फेंका। ठेला मतलब एक पत्थर। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। मतलब वो जो सांप की आवाज थी, वो फुसकार की आवाज वो उसको सुनाई पड़ी। आगे क्या हुआ वो तो डर गए। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हुए, चकित माने हैरान हो गए, जैसे किलोले करता हुआ, किलोले मतलब खेल करता हुआ मृग समूह यानी हिरण, यानी हिरणों का एक समूह जो खेल कर रहा है, वे अति समीप मतलब बहुत पास कुत्ते की भौंक से जैसे चकित हो जाता है ना। मतलब हिरणों का समूह अगर बहुत पास एक खड़े हुए कुत्ते की भौंकने की आवाज से जैसे चकित होगा, मतलब एकदम से डर जाएगा, ठीक वैसी ही हालत हमारी हो गई थी। तो वही लिखा हुआ है कि मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है, बिल्कुल वैसी स्थिति हमारी थी। उसके उपरांत यानी उसके बाद सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। मतलब अब हमारा डर खुल चुका था, तो हमने एक एक ढेला सबने फेंकना शुरू किया। अब क्या हुआ, अब ये आदत उनकी रोज की हो गई। हर बार यहां से आते जाते ये काम तो जरूर करना, मतलब पत्थर फेंकना। खासतौर पे लेखक की बात करूं तो वो पत्थर तो फेंकते ही थे, साथ में टोपी भी हटाते थे सिर से। तो ये काम उनका डेली का था। अब आज भी यही स्थिति हुई। पास में ही एक कुआं आया और हर बार की तरह उन्होंने ऐसा ही किया जैसा वो करते हैं। हुआ क्या वो आपको पता लग गया है, चलिए देखते हैं। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था
और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढीला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। मतलब एक बहुत बड़ा काम मानता था मैं कि सांप से फुसकार सुन ली मैंने या सांप से फुसकार मैंने निकलवा ली। तो ऐसा वो बहुत बार करते रहते थे। चलिए आगे देखो क्या लिखा। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढीला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति का मतलब फुसकार सुनने की आदत जागृत हो गई। यानी अब की बार मैंने वैसा ही करना था। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटे भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। मतलब मृग शावक मतलब हिरण का बच्चा। जैसे हिरण का बच्चा अब आगे आगे चल रहा है तो बाकी के जो हिरण के बच्चे हैं ना वो भी उसको फॉलो करते हैं, वैसे ही चलना, उसके पीछे पीछे चलने शुरू कर देते हैं। तो वही बात ऐसी भी स्थिति हुई जब मैं आगे आगे बढ़ रहा था, मेरा छोटा भाई भी वैसे वैसे ही मुझे फॉलो कर रहा था। मृग शावक के पीछे जैसे छोटा मृग शावक हो लेता है ऐसे ही हम भी चल पड़े, या मेरा छोटा भाई भी हो लिया। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए, जैसे टोपी उतारते हैं, उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, मतलब पत्थर फेंक दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी, मतलब मेरे पर तो बिजली गिर पड़ी, ऐसा कुछ हुआ। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक मुझे स्मरण नहीं है, मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ। लेकिन जो बात मुझे ध्यान है वो ये थी कि टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई यानी गोल गोल घूमती हुई कुएं में जा गिर रही थी। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कोई हिरण घास चर रहा हो और उसको किसी ने गोली मार दी हो, और गोली के लगते ही जैसे वो तड़प तड़प कर उसकी जैसे अंदर से आत्मा निकल जाती है ना, वैसे ही मेरे अंदर भी वैसा ही हुआ, बिल्कुल वैसी स्थिति। यही बात की हुई है कि अकस्मात यानी अचानक जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली के गोली के आहत होने से या चोट लगने से जैसे निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते हुए देख लेता है लेकिन फिर भी वो एक बार तो हमला करता ही है, तो उस पर फिर भी हमला करता है। ठीक वैसे ही मैंने एक बार तो झपट्टा मारा, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि मैं खुद भी गिरने वाला था लेकिन जैसे तैसे बच गया। अब अगले पैराग्राफ में क्या हुआ, जब वो चिट्ठियां गिर गई तो दोनों भाई वहां बैठकर रोने लगे, पूरी तरह से रोने लगे। और अब वो रोते रोते ये भी सोच रहे हैं कि काश मां आ जाए और मां एक बार तसल्ली दे दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां गिर गई तो गिर गई, दोबारा लिख लेंगे, ऐसा कह दे। इस तरह की वो उनके अंदर सोच चल रही थी। और एक और ये सोच चल रही थी कि अब करेंगे क्या, क्या हम जाकर झूठ बोल दें क्या कि हमने चिट्ठियां डाल दी या डाकघर पहुंचाए, इस तरह का झूठ बोल दें। इस तरह की गतिविधि, इस तरह की बातें उनके मन में चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चल रहा था कि ये चिट्ठियां बहुत जरूरी थी, अगर वो वहां पर ना पहुंची तो क्या होगा, इसकी भी तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही थी। ये सारी बातें उनके मन में चल रही हैं, यही बात हम पढ़ेंगे, देखते जाइएगा। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई ढाटे मारकर यानी जोर जोर से रो रहा था और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर, मतलब वो तो जोर जोर से रो रहा था, मैं अंदर ही अंदर रो रहा था, मेरी आंखों से भी आंसू आ रहे थे, यानी ज्यादा आवाज नहीं कर रहा था मैं। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है। मतलब पतीले में अगर कोई उबल रहा हो कुछ चीज तो वो जो ढकना होता है ना, प्लेट या कुछ भी ढको, तो वो ऊपर उठती है बार बार, है ना, ठीक वैसे ही। और पानी बाहर टपक जाता है, ऐसा होता है। ठीक वैसे ही हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग यानी बेचैनी से रोने का उफान आ रहा था। मतलब हमारे अंदर पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे। मतलब जैसे वो पतीली में कोई ढक्कन रखा होता है लेकिन फिर भी पानी बाहर निकल जाता है, ठीक ऐसे ही हमारी ये जो पलकें हैं ना, ये आंसू रोक नहीं पा रही थी। ये ढक तो रखी थी हमने, आंखें बंद तो कर रखी थी, लेकिन ये अंदर के जो भाव थे ना वो रोक नहीं पा रही थी ये पलकें। तो यही लिखा हुआ है, पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। कपोल माने ये गालों पर आंसू आ ही जाते थे। मां की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि मां आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी, ऐसा कह दे। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। मतलब कुएं में मिट्टी डाल दी जाए ताकि चिट्ठियां छुप जाएं और हम घर आकर ऐसा झूठ बोल दें। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, जैसे रुई को पीटा जाता है वैसी। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी यानी भविष्य में जो डर होगा, उसका जो डर है, उसका जो मतलब सच बोलकर जो पिटने का भय होगा और झूठ बोलकर चिट्ठियों को न पहुंचने की जो जिम्मेदारी है। मतलब ये दो चीजें थी कि सच बोल दिया तो पिटाई होगी, झूठ बोल दिया तो वो जो चिट्ठियां थी जरूरी, उसको वो पहुंच नहीं पाएंगी, उसकी जिम्मेदारी का बोझ भी तो हमारे ऊपर ही था। तो ये दोनों चीजें हो रही थी। इसके बीच में दबा हुआ सिसक रहा था यानी मैं रो रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी
थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। दिन का बुढ़ापा बढ़ने का मतलब दिन ढल रहा था, दिन गायब हो रहा था, शाम हो गई थी। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी कि मैं कहीं भाग जाऊं, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। मतलब ये दो चीजें एक साथ, दो धारी तलवार होती है ना, जो इस तरफ से भी कट करती है, इस तरफ से भी, दोनों तरफ धार होती है। ठीक वैसे ही ये दो तरफ धार थी हमारी। पहली धार, एक तो पिटने का भय, यहां पर भी एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। एक तो पिटने का भय, एक तरफ अगर सच बोल दिया तो, और झूठ बोल दिया तो ये जो जिम्मेदारी थी वो खत्म होती है हमारी। तो ये साथ दोनों दो धारी जो तलवार थी वो हमारे कलेजे पर लग रही थी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। दृढ़ अगर संकल्प ले लो, दृढ़ संकल्प लेना मतलब अब उन्होंने कुछ ठान लिया जिससे उनकी जो दुविधा की जो बेड़ियां थी, दुविधा यानी परेशानी थी, मुसीबत थी, उसकी बेड़ियां वो कट गई। क्या निश्चय लिया उन्होंने वो हम पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों मृग शावक का मतलब अभी तो बताया मैंने। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। आगे क्या हुआ कि मेरी दुविधा भी दूर हो गई। उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया। क्या संकल्प लिया कि मैं चिट्ठियों को निकालूंगा। कैसे निकालूंगा ये तो अब वो सोचेंगे, लेकिन जैसा भी हो मैं इन चिट्ठियों को बाहर निकालूंगा। बड़ा खतरनाक काम था, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय ले ही लिया। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को भी तैयार हो जाता है। मतलब अगर उन्होंने सोच लिया है, फिर चाहे मौत आ जाए, फिर कोई ये जो डर है ना, ये सब खत्म हो जाता है। और उसे फल की क्या चिंता, फल क्या होगा, मतलब वो मरेगा जीवित रहेगा, इसकी उसको चिंता नहीं रहती। फल तो किसी दूसरे शक्ति पर निर्भर करता है। मतलब कोई दूसरा ही देखेगा कि उसका फल क्या होगा। दूसरा मतलब भगवान ही देखेंगे अब हमारा क्या होगा। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर यानी उस सांप से, विष को धारण करने वाला विषधर होता है यानी सांप, तो निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म। मतलब ये दो चीजें हो सकती हैं। पहली मौत का आलिंगन हो जाएगा, आलिंगन माने गले लगा लेना, मौत को गले लगा लूंगा, या फिर सांप से बचकर दूसरा जन्म हो जाएगा। इसकी अब कोई चिंता नहीं थी, ये दोनों की अब मुझे चिंता नहीं रही थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा। मतलब ये एक प्लानिंग थी कि पहले मैं डंडे से मार दूंगा सांप को, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। अब उन्होंने कुएं में घुसने की तो ठान ली, लेकिन अब वो घुसेंगे कैसे। उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी धोतियां निकाली, कान पर जो पहनी हुई थी धोती वो भी निकाली। इस तरह से कर करके उन्होंने धोतियां एक दूसरे से बांधना शुरू कर दिया और एक लंबी रस्सी बना ली, और हाथ में एक डंडा भी रख रखा था। अब बड़ा भाई क्या कर रहा है, एक रस्सी को एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे से अपने आप ही उतरने लग गया। जब उतरा तो उसे समझ में आया कि ये जो लकड़ी मैं लेकर आया हूं, यहां लकड़ी चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो कुआं था वो संकरा था, इतना बड़ा नहीं था, इतना खुला नहीं था कि वो डंडे से उसको पीट सके, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब क्या हुआ, अब क्या करता है वो, उस डंडे से मार भी पाता है या नहीं मार पाता। हालांकि मार नहीं पाता है उसको, क्योंकि वो डंडा चल ही नहीं रहा है, वो आगे मार ही नहीं पा रहा है। तो अब वो क्या करता है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ा जितना सुना उसको समझ लेते हैं। देखो, छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है, ये वो सोच रहा था। यद्यपि वह शब्दों से नहीं कहता था, यानी वो बोल नहीं रहा था। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। मतलब वो सजीव बनकर और नग्न रूप में, यानी उसने कौन से कपड़े पहन रखे थे, वो नग्न थी, नंगी थी, तो वो सजीव थी और नग्न थी। इस रूप में वो कुएं में बैठी थी। कौन? मौत, या एक तरह से कह सकते हैं सांप। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा, यानी मैंने भी कपड़े उतार दिए। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, दो कानों से बंधी हुई धोतियां। मतलब इस तरह की धोतियां, दो कानों वाली, दो चने वाली, इस तरह की। चने वाली का मतलब जो चने मां ने दिए थे धोती में बांध कर, वो वाली। तो इस तरह से करते करते 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। मतलब अब मैं आराम से उतर सकता हूं, इतनी लंबी रस्सी हो गई थी। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं, मतलब वो मजबूत बंध गई है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा, एक सिरे पर तो डंडा बांध लिया और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, डेंग क्या होता है, वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, मतलब एक तरह की लकड़ी है, दूसरा सिरा उस पर बांध दिया कि चारों ओर एक चक्कर देकर, अच्छे से चारों ओर चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया, ताकि अगर छोटा भाई ना संभाल पाए तो डेंग संभाल ले। और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा।
छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया, मतलब एक तसल्ली दी कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था, मतलब मुझे ऐसा ही करना था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसीलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय ना था। मतलब थोड़ा भी डर नहीं था कि सांप मुझे मार देगा, डस लेगा, इस तरह का कोई डर नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत से सांप पहले भी बहुत मारे हैं। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज दूर रहा हूंगा, मतलब काफी नजदीक पहुंच गया कुएं के, तब ध्यान से नीचे को देखा, अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ, मतलब वो फन को इस तरह से फैलाए हुए ऊपर को उठे हुए लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, मतलब बाकी का जो शरीर था सांप का बाकी का जो शरीर था वो जमीन के पास था या जमीन से टिका हुआ था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ था, आधा जो आगे का हिस्सा था वो ऊपर उठा हुआ था, मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था, यानी वो धोती के सिरे पर। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिल रहा था, मतलब वो जैसे ही वो रस्सी को पकड़ रहा है तो डंडा जो नीचे बंधा वो हिल रहा है उसको पकड़ने की वजह से। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था, मतलब वो तैयार था कि शायद यहां पर डर है, वो उसको काटने के लिए तैयार है। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा हो जाता है और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी कौन? तो प्रतिद्वंदी मतलब कंपटीटर। उसका जो कंपटीटर था वो मैं, यानी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी, कुएं के बीचों बीच लटकी हुई थी, और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था, मतलब वो बिल्कुल बीच में ही उतरना चाहता था। अब वो क्या करेगा देखते जाइए। इसके माने थे, मतलब इसका मतलब था कि सांप से 1.5 फुट दूर ही रहना, बस। गज नहीं, मतलब ये फुट है, गज नहीं है, कि दूरी पर पैर रखना, 1.5-2 फुट दूरी पर पैर रखना, मतलब आसानी से सांप डस लेता, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, यानी याद रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, इतना खुला नहीं था वो, इतना चौड़ा नहीं था वो सांप कुएं का जो व्यास था। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं है, 1.5 गज ज्यादा से ज्यादा, यानी कुएं की व्यास की चौड़ाई कह रहा हूं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, बस, इससे ज्यादा दूर नहीं रह सकता था। और वह भी तब जब उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, वो दूर रहेगा मैं भी दूर रहूंगा, तब 4 फुट की जो दूरी होगी तब बनेगी। अगर वो दोनों में से थोड़ा भी पास है तो वो 4 फुट की दूरी भी नहीं हो सकती थी। तो यही बात लिखी हुई है, देखो। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। साधन मतलब वो डंडा लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, अब ऊपर हवा में लटके लटके तो सांप मार नहीं सकते थे। उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था, अब वापस भी नहीं जा सकता। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। अपने प्रतिद्वंदी यानी उसका जो लेखक का जो कंपटीटर है, यानी वो सांप, उसको पीठ दिखाने का मैंने निश्चय नहीं किया। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? मुझे एक बार तो नीचे उतरना ही पड़ता, अगर मुझे वापस जाना है तो। उतर कर थोड़ा सांस लेता तो ही तो ऊपर जाता। तो धीरे धीरे उतरने लगा, अब और नीचे उतरने, एक एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्रचित्तता यानी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ माने एक समझ में आई, एक बात, एक प्लानिंग आई दिमाग में। क्या सोचा कि वो अब थोड़ा पैर को कुएं के साथ लगाकर थोड़ा धक्का देगा, अब वो इस तरह से वो झूल सकता है। जैसे ही वो झूलेगा तो वो जब किनारे पे आ जाएगा तब मैं पैर रख लूंगा, यानी मैं कुएं के किनारे पर पैर रख सकता हूं। नहीं तो वो बीचों बीच उतर रहा था तो वो गलत हो जाता। यही बात वो सोचता है। देखो, दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिए, और क्या किया, दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिर गई, क्योंकि कुएं के साइड में मिट्टी थी, और सांप ने फूंक करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए, मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही, मतलब मैंने पैरों को थोड़ा ऊपर कर लिया। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया, मतलब मैं समझ गया अब उतरना कैसे है, क्योंकि वो झूला झूल सकता है इस तरह से। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया, मतलब अब वो नीचे आ गया। आंखें चार हुई, आंखें मिल गई, किसकी? सांप की और उस लेखक की। शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, चक्षुश्रवा यानी आंखों से सुनने वाला, उसके कान नहीं होते। तो
सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था क्योंकि मैं अब उसकी सुन थोड़ी रहा था, मैं तो बस देख रहा था। मैं खुद भी, मेरे कान जीरो हो गए थे उस समय। अन्य इंद्रियों ने मानो, अन्य इंद्रियां यानी कान, इस तरह के और जो मुंह है, इस तरह की और इंद्रियां, त्वचा है, ये सारी अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को ही दे दियो कि सारी शक्ति तू ले ले, आंख तू ही सोच क्या करना है। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है, ये वो देख रहा था, ये सोच रहा था। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था कि वो लेखक आक्रमण करे और मैं उसको डसूं, शायद वो इस प्रतीक्षा पर था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, विचार क्या था कि मैं उस सांप को पहले मार दूंगा, लेकिन वहां पर उसको समझ में आया कि ऐसा नहीं हो सकता। वह तो आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम का मतलब होता है नामुमकिन कार्य। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, मिथ्या यानी झूठ निकलती हैं। जो मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। बच्चों, अब आगे पढ़ने से पहले कुल कितनी चिट्ठियां दी थी उसने, यानी भाई ने, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुनते जा रहे हैं। आगे देखिए, डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था, अंदर स्थान ही नहीं था तो डंडा कैसे चलाता। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए, मतलब उसको मारने के लिए पीछे जाकर डंडा घुमाना पड़ता है, तभी तो मारा जाता है, नहीं तो मारे कैसे। तो काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सकते थे, मतलब वो डंडे को, सांप को डंडे से दबाया जा सकता था। पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। जैसे तोप के मुंह में खड़ा हो जाए और तोप चल जाए, कभी भी चल सकती है, तो वैसा ही था खतरनाक काम। अब आगे यही लिखा कि जो चिट्ठियां थी, अब उसकी ओर वो ध्यान देता है कि एक चिट्ठी तो उसके पास ही है, लेखक के पास ही, लेकिन दो चिट्ठियां सांप के पास थी। अब कैसे उठाए, वो समझ में नहीं आ रहा था। अब वो क्या करता है। अब एक तरीका तो ये था कि जैसे तैसे वो सांप, वो जो चिट्ठियां थी वो उठाता झटके से, और इस बीच ये भी हो सकता था सांप तुरंत झट्टे से उसको काट लेता। अब ये स्थिति वो सोच भी नहीं पा रहा था, या यूं कह लो कि वो करना नहीं चाह रहा था। अब सांप के फन को दबाया कैसे जाए, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो क्या करता है, आगे देखते हैं। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा, मतलब वो फन को वह नहीं दबा पाया, तो फिर वह पलटकर जरूर काटता। और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई दो चिट्ठियों को कैसे उठाता। दो चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। पैतरों यानी एक दांव पर डटे हुए थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए थे और दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, यानी मैं भी मोर्चा लिए हुए था और सांप भी मोर्चा लिए हुए, मतलब दोनों तैयार हैं आक्रमण के लिए, या यूं कह लो कि दाव चलाने के लिए, कि दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे। पर मेरा मोर्चा कमजोर था, यानी कमजोर पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता था, ना तो डंडा चला सकता था, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकता था, यानी सांप। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। मतलब तब जब तक मैं ये करता, पकड़कर कुचल देता, तब तक तो वो मेरे शरीर में डंक चला ही देता और जो जहर है वो मेरे शरीर तक पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसीलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, मतलब अब एक ही तरीका था मेरे पास, क्या कि डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए, चिट्ठियों को सरका लिया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मतलब ऐसा भी नहीं था कोई मेरे पास कपड़ा हो एक्स्ट्रा तो मैं उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे। मतलब या तो मैं उसको मार देता, एक मार्ग तो ये था, एक रास्ता, और बिल्कुल छेड़खानी न करना ये दूसरा मार्ग था। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, मैं पहला कर नहीं सकता था, यानी मार सकता नहीं था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, यानी दूसरे मार्ग का सहारा लेना पड़ा। दूसरा मार्ग था ये, बिल्कुल छेड़खानी न करना। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया, मतलब डंडा उसके पास ले जा रहा है दाईं ओर, सांप का फन पीछे की ओर हुआ, पीछे की ओर हो गया। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी। काली बिजली यानी वो सांप, और डंडे पर गिर गई। डंडे पर गिर गई मतलब डस लिया। हृदय में कंप हुआ, मतलब हृदय कांप गया और हाथों ने आज्ञा नहीं मानी। हाथ आज्ञा नहीं मान रहे थे कि वो क्या करें, उससे डंडा ही छूट गया। डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर अचानक उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिरे पर 3-4 स्थानों पर पीयूसा कुछ लगा हुआ है। पीयूसा यानी जहर लगा हुआ था, वह विष था।
सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। मतलब ये मेरी शक्ति है, इसका सर्टिफिकेट दे रहा हूं, ये ऐसा लग रहा था मुझे। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था, यानी उसकी योग्यता पहले से ही मुझे पता थी। उस सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था। मतलब पहली बार ही वो ऐसा हुआ था, नहीं तो उस डंडे ने ही सांप को मारा था। आज तक सांप ने उस डंडे पर कभी डंक नहीं मारा। या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। बच्चों, लेखक जब बेर खा रहे थे तो उनको किसने बुलाया था? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो कहानी को समझ पा रहे हैं। अब आगे देखो, अब आगे आने वाले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि जैसे ही सांप ने डंक मारा उस डंडे पर ही सही, और लेखक उछला, अचानक नीचे फिर से गिरा। इस बात को देखकर, इस बात को सुनकर लेखक का जो छोटा भाई ऊपर खड़ा था वो सोचा कि लेखक का काम समाप्त हो गया, मतलब वो मर गए, लेखक मर गया। ऐसा सोचकर उसका तो हृदय कांप गया, रोने भी लगा, बड़ा दुखी हुआ। और दूसरी तरफ लेखक ने जैसे तैसे उस डंडे को वापस उठाया और जैसे ही फिर से वो चिट्ठियां को सरकाने लगा, उस जो सांप का जो पिछला भाग था यानी पूंछ, वो उसके शरीर से टच हो गई। इतना घबरा गया लेखक कि बस पूछो मत। अब आगे क्या हुआ वो आगे ही देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता यानी भाई का नाता फू फू और धमाके से टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। उसने ऐसा सोचा। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ यानी भाई स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजानी थी, मतलब छोटे भाई की जो आशंका थी वो बेकार न थी, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। मतलब छोटे भाई ने जो आशंका की थी और चिल्लाया था, उसकी चिल्लाहट बेकार नहीं गई। उस चिल्लाहट से मेरे अंदर साहस बढ़ गया। तो आगे क्या हुआ? दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफों के उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से यानी डर से अपनी ओर को खींच गया और गुंजलक यानी गांठ मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया, मतलब वो फेंक दिया। मतलब डंडे से वो लिपट चुका था सांप, और जैसे ही वो लिपटने की कोशिश कर रहा था तो क्या किया लेखक ने? डंडे को दूसरी तरफ फेंक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता, यानी जो पहले वार किया है उसने मुझ पर, तो अगर वो छू जाता तो उछलकर मैं सांप पर गिर जाता और बचता नहीं। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग से बचने के निकल ही जाते हैं, बचने के लिए कोई ना कोई कारण बन ही जाते हैं। मतलब जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये वही बात है। वह दैवी कृपा थी। डंडे की मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मतलब जैसे ही उसने फेंका तो आसन ही बदल गए। अब लेखक जहां था वहां सांप था, सांप जहां था वह लेखक था। मतलब उनकी जो स्थिति थी ऑपोजिट हो गई, एक दूसरे से जगह बदल ली। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड को चुन लिए, मतलब जो चिट्ठियां गिर गई थी उनको उठाया, चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। उस चिट्ठियां तो बाहर आ गई, लेकिन लेखक और लेखक का हथियार यानी वो डंडा अभी नीचे ही है कुएं के अंदर। अब डंडे पर तो सांप बैठा है, उसको उठाएं कैसे? तो अब उसने एक तरकीब लगाई। उसने थोड़ी सी मिट्टी उठाई लेखक ने और दूसरी तरफ फेंकी। दूसरी तरफ जैसे ही फेंकी, सांप उस मिट्टी के ऊपर लपका। उसको लगा शायद कुछ है, वो जैसे ही लपका डंडे से हट गया, डंडा ऊपर ले लिया गया, यानी उस लेखक ने उठा लिया, झटके से उठाया। अब लेखक की जान में जान आई। अब स्थिति यह थी कि अब उसे ऊपर चढ़ना था, जो उसके लिए बहुत आसान काम था, क्योंकि वो कुआं इस तरह से बना हुआ था कि आसानी से चढ़ा जा सकता था। तो वो कुएं से बाहर आता है। कुएं से जब बाहर आता है तो बाहर देखता है कि एक आदमी उन सब कार्य को देख रहा है, यानी वो जो गतिविधि हुई है वो। लेकिन लेखक ने उससे काफी विनती की कि ये जो घटना है ना, मेरे घर पर मत बताना। तो ये बात बड़ी तसल्ली के साथ कि वो नहीं बताएगा, तब जाकर वो अपने आगे के काम को अंजाम देते हैं और घर लौटते हैं। घर लौटकर वो आराम से बैठते, किसी को बताते नहीं है। और ये घटना जो हुई थी, ये घटना उन्होंने काफी साल के बाद घर पर बताई, और घर पर जब बताई तो मां ने गले से लगा लिया। ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ेंगे। देखिए, डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। मतलब किससे खुलकर? उस डंडे से खुलकर। उस डंडे पर लिपट गया था ना, लेकिन वो अब उससे खुल गया और खुलकर उस पर धरने देकर बैठ गया। जीत तो मेरी हो चुकी थी क्योंकि मैंने चिट्ठियां निकाल ली थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। निशान यानी वो डंडा। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसीलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंक दी कि वह उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया।
पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया, मतलब जैसे ही उसने दाईं ओर वार किया ठीक वैसे ही बाईं ओर भी वार किया, क्योंकि वो डंडा उठा रहा था। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। डंडे ने मुझे बचा लिया। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था, हालांकि उसके लिए कठिन काम तो नहीं था, लेकिन वो इस काम को अंजाम देते देते बहुत थक गया था। अब 36 फुट ऊपर चढ़ना उसके लिए असहाय था। वैसे नॉर्मल होता तो वो चढ़ जाता, लेकिन अब वो थक चुका है। अब वो ज्यादा से ज्यादा 15-20 फुट ऊपर चढ़ सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं चढ़ सकता। तो अब वो बेचारा फिर भी हिम्मत करे, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा तो है नहीं, चढ़ना ही पड़ेगा। तो जैसे तैसे हिम्मत मार मूर के वो 36 फुट ऊपर चढ़ा और बेदम होकर बाहर गिर पड़ा, यानी कुएं से बाहर। अब क्या हुआ आगे देखिए। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था, केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल पर चढ़ने की हिम्मत मैं रखता था। कम ही रखता हूं बस, इससे मतलब 15-20 फुट से कम ही रखता हूं, अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में, मतलब मैं तो 11 साल का ही था बस, मैं 36 फुट ऊपर चढ़ा। बाहें बाहें यानी बाजुएं भर गई थी, छाती फूल गई थी, धोकनी चल रही थी, यानी धोकनी मतलब सांस ऊपर नीचे हो रही थी, सांस बार बार ले रहा था, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर मैं ऊपर चढ़ाया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है, मतलब मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, मतलब किशनपुर का, जो मैं एक आदमी की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, एक आदमी ने नहीं देखा, किशनपुर का एक लड़का ही था, बच्चा ही था, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था। ताकीद करके, यानी बार बार चेताने की क्रिया करके कि तुम घर पर ये बात मत बताना, इस तरह की बात करके वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़े, इस तरह से उसे तसल्ली देते हुए या उससे विनती करते हुए। आगे क्या हुआ वो भी पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों, मिथ्या का मतलब एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास, यानी 10वीं पास करने के उपरांत यह घटना मैंने मां को सुनाई। सजल नेत्रों से, सजल यानी आंखों में आंसू आ गए थे, मां ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैनों के नीचे छिपा लेती है। डैन मतलब होते हैं पंख, पंखों के नीचे जैसे चिड़िया छिपा लेती है ना, ठीक वैसे ही मां ने मुझे गले लगा लिया और छुपा लिया। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल नहीं थी, राइफल मतलब बंदूक, उस समय बंदूक तो नहीं थी, लेकिन आज के जमाने में अगर बंदूक से किसी का शिकार किया जाए, उस समय भी क्या गर्व होता होगा किसी को, जितना मुझे उस डंडे से सांप को मारकर हो रहा था। यही बात लिखी हुई है। उस समय राइफल नहीं थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार कह सकते हो, राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। बच्चों, आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये तीनों चीजें भी करनी है। लेकिन ये तीनों चीजें मिलेंगी कहां आपको? आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th B क्लास। इस नाम से आपको लिंक मिलेगा कुछ इस तरह से, जैसा आप देख रहे हैं। ये तीनों चीजें आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी, तो ये तीनों चीजें भी कर लेना। लेकिन 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 उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके हो तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लेखक शाम के समय क्या कर रहा था? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। लेखक शाम के समय क्या कर रहा था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए, खेल रहा था, बी, बेर तोड़कर खा रहा था, सी, पढ़ रहा था, डी, आम तोड़कर खा रहा था। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, रास्ते में खाने के लिए उस लेखक की मां ने उन्हें क्या दिया? आपके ऑप्शन। ए, आम, बी, बेर, सी, चने, डी, रोटी। 5 4 3 2 1 0। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लेखक ने चिट्ठियां कहां रखी थी? आपके ऑप्शन। टोपी में, बी, जेब में, सी, धोती में, डी में से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, टोपी में। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लेखक के अनुसार कुएं में क्या था? आपके ऑप्शन। काला भयानक सांप, बी, ठंडा पानी, सी, नग्न व सजीव मौत, डी, चिट्ठियां। थोड़ा ध्यान से जवाब देना, सोच समझ कर जवाब देना। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स का फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास का A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लिंक, ये कोर्स जरूर देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।